नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ भारत भूगोल की कक्षाओं के साथ में। पिछली कक्षा में हमने बात की थी अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप और वे सभी स्थलाकृतियाँ जो नदी अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए बनाती हैं, ताकि आपको भारत की नदियों का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज भारतीय अपवाह तंत्र को। हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी और वितरिकाएं मिलकर जो अपवाह तंत्र, जो एक तंत्र का निर्माण करती है, उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब भारतीय अपवाह तंत्र को समझने के हिसाब से अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती है, जो भी अपवाह तंत्र है, वो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीप का अध्ययन कर चुके हैं हम पूर्व में, वहाँ जो भी नदियाँ बहती है वो सभी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। और अंतरस्थलीय अपवाह तंत्र, यानी वे नदियाँ जो अपना जल न तो किसी बड़ी नदी में गिराती हैं, न ही समुद्र में, स्थल भाग में ही विलुप्त और विलीन हो जाती है, उसको अंतरस्थलीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र आपको लगभग इस तरीके से दिखाई देगा। हम बात करेंगे नक्शे के आधार पर गंगा नदी अपवाह तंत्र, यहाँ से आपके गंगा नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा, और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र आपके इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये आपका सिंधु हो जाएगा, ये आपका ब्रह्मपुत्र, और ये गंगा अपवाह तंत्र। हम आगे इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, इनके उद्गम, बेसिन, अपवाह क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र आदि के बारे में। अब बात करें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में, तो हमने बात की थी कि प्रायद्वीपीय पठार ये इस तरीके से है, और प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इसको भी दो भागों में बांटा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी कि इस तरफ जो नदियाँ बहेंगी वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जिनमें नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और पेरियार। ये नाम आपको शब्द से याद रखने हैं। एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, सुमेलित करने वाले, और इनमें अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात करें पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, तो सामान्य सा है कि जो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की तरफ अपना जल विसर्जित करती है या पूर्व की तरफ गतिमान है, प्रवाहित होती है, वो सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के अंतर्गत आएंगी, जिनमें गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पालार और ताम्रपर्णी नदियां जो है वो प्रमुख है। अब अंतरस्थलीय अपवाह तंत्र में लूणी नदी, गग्गर नदी आएगी, इनका अध्ययन में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र से, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। ये हम बात करें सिंधु नदी तंत्र की। अब सिंधु नदी तंत्र जो है उसमें सिंधु के अलावा 5 नदियां और जुड़ती है। सिंधु नदी तो प्रमुख ही है, उसमें 5 नदियां और जुड़ती है, इनको पंचनद कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियां हैं, 5 नदियों का समूह है, इसलिए इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पंचनद। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिंधु नदी अलग है और पंचनद अलग है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जैसा कि मैं आपको एक सवाल के माध्यम से समझाता हूँ। सवाल है, पंचनद में सम्मिलित नहीं है। एक तो आपको परीक्षा में प्रश्न जहाँ खत्म होता है वो पूछ क्या रहा है या नहीं है, उसके बारे में अगर पूछा जाए तो वो थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको जैसे 4 ऑप्शन दूँ, अवशोधम है, एक हम ले लेते हैं व्यास, सतलुज, रावी और सिंधु। तो ये आपके सामने एक प्रश्न है कि पंचनद में सम्मिलित नहीं है। 4 जो है विकल्प आपके सामने है, व्यास, सतलुज, रावी और सिंधु। तो आपको पंचनद पढ़ते ही कई प्रतियोगियों के दिमाग में एक बात आएगी, पंचनद किससे संबंधित है? सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी तो पंचनद का हिस्सा ही है। तो इन तीनों में से कोई आप चयन करेंगे जो कि गलत होगा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी में पंचनद मिलते हैं, परंतु सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। ये थोड़ी सी सामान्य उदाहरण है, एक ही बार में आपको समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करें झेलम नदी। अब कई बार इन नदियों के पुराने नाम पूछे जाते हैं, तो वो आपको इसमें समझने वाली कोई खास बात है नहीं है। सुमेलित करने वाले सवालों में अक्सर ये पूछा जाता है, या सही और गलत कथन में भी पूछा जा सकता है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम, ये सभी जो लिखे हुए हैं ये क्या है? प्राचीन नाम है। झेलम नदी को पूर्व में वितस्ता कहा जाता था, चिनाब को अश्किनी, रावी को पुरुषेणी, व्यास को विपाशा और सतलुज को शतुद्री। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र की, कि सिंधु नदी में और उसमें जो भी नदियाँ मिलती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, उद्गम उनका कहाँ से है, किस मार्ग से वो प्रवाहित होती है। तो आपको जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं ये पूरा आपको रेखाचित्र में बना लेना है। भूगोल में जितना आप मानचित्र और रेखाचित्र के माध्यम से याद करेंगे, याद रखने में उतनी सुगमता होगी और तथ्यवार आप सही ढंग से याद रख पाएंगे। तो देखते हैं, ये हिमालय के अंतर्गत हमने बात की थी, काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर। ये बीच में जो भाग है ये दर्रे हैं। दर्रों का अध्ययन हम एक अलग से टॉपिक लेंगे, उसमें करेंगे। ये आपकी फर्स्ट काराकोरम हो गई, लद्दाख और जास्कर। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये किसके अंतर्गत है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। आपने अगर पूर्व की कक्षाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया है तो ट्रांस हिमालय से आप परिचित होंगे। तो 3 इसमें पर्वत श्रृंखलाएं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है आपके मानसरोवर झील से। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इसमें सबसे पहले जो मिलती है वो मिलती है ये जो पंचनद जो है, इसमें एक बार ये ध्यान रखें, उत्तर से दक्षिण क्रम इनका अवश्य ध्यान रखें। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये जो पंचनद का क्रम है ये कैसा है? उत्तर से दक्षिण तक क्रम है। उत्तर से दक्षिण का क्रम है। आपको दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर का क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रम हमेशा याद रखें। ये जो क्रम है ये कौन सा है? उत्तर से दक्षिण तक का क्रम है। अब ये जो मैप है आपको ड्रॉ कर लेना है। हम बात करते हुए इसको समझेंगे, जिसकी भी उत्पत्ति जहाँ से हो रही है वो सभी मैंने इसमें दर्शा दिया है। तो एक बार इसको अच्छे से आप बना लें। आगे बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की और उसकी प्रमुख कुछ नदियों की। सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले बात करेंगे, 1 नंबर पे कौन सी नदी आएगी? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1414 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, लंबाई में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। कुल लंबाई और भारत की लंबाइयों में कई बार भ्रमित हो जाते हैं। अब सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, इसकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व है। अब पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? पूर्ववर्ती नदी यानी किसी भूभाग पर जो नदी बह रही है वो उस भूभाग के निर्माण से पहले ही वहां पर बह रही थी। जैसे कि उदाहरण दूं अगर मैं आपको, जैसे ये कोई भूभाग है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, ठीक है। कालांतर में ये आसपास के भूभाग थोड़े से ऊपर की ओर उठ जाते हैं, इस तरीके से पर्वतनुमा आकृति बन जाती है और नदी अपने पूर्व की स्थिति में बह रही है। मतलब जिस भूभाग पर नदी बह रही है उस भूभाग के निर्माण से पूर्व वो अगर नदी उस स्थान पर उपस्थित थी, अवस्थित थी, उसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। और सिंधु नदी जो है एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी है, इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले ही थी और प्रवाह क्षेत्र भी वहीं था। अब बात करें सिंधु नदी का उद्गम की बात करें तो तिब्बत में बोखरचू हिमनद। हमने बात की हिमनद क्या होता है, पूर्व में हम बात कर चुके हैं। बोखरचू हिमनद के निकट मानसरोवर झील से निकलती है, ये उद्गम हो गया सिंधु नदी का। सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख के नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार इनके उपनाम या स्थानीय नामों से भी पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। सिंधु नदी भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा याद रखें आप। सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर प्रवाहित होती है। हमने देखा इसमें कि सिंधु नदी ये हो गई लद्दाख, ये हो गई जास्कर और इसके समानांतर क्या है प्रवाहित हो रही है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर के समानांतर प्रवाहित होती है।
अब सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा गार्ज महाखंड बनाती है। घाटी मतलब नदी अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए जब गहरी घाटी का निर्माण करती है, जब वो बहुत गहरी होती है उसको गार्ज या महाखंड की संज्ञा दी जाती है, जिसकी गहराई 5181 मीटर है। ये कुछ तथ्य हैं। उसके बाद बात करें कि चिल्लास नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करेगी ये? चिल्लास नामक स्थान पर, ये जो स्थान है यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर गई है। और एक नाम याद रखें आप, मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सभी जो पंचनद हैं, यहाँ तक ये क्या है? पंचनद। मिठानकोट नामक स्थान पर पंचनद और सिंधु नदी मिल जाती है। तो ये कुछ तथ्य हैं। यह चिल्लास नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद पाकिस्तान के मैदान में प्रवाहित होकर मिठानकोट में सिंधु नदी पंचनद का संयुक्त जल ग्रहण करती है। मतलब पांचों नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, पंचनद जिन्हें कहा जाता है, संयुक्त रूप से अपना जल सिंधु नदी में मिठानकोट नामक स्थान पर मेल होता है उस जल का, और अंत में अरब सागर में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती है। कराची शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। शब्द देखा होगा आपने, डेल्टा। डेल्टा आपको समझ आ गया होगा, पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं। तो इसीलिए हमने नदी प्रतिरूप और अपवाह से जो भी चीज़ें निर्मित होती है उनकी पहले से ही चर्चा कर ली, ताकि जब बाद में नाम आए तो आपको किसी प्रकार की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। ये तो बात कि हमने सिंधु नदी की। अब सिंधु नदी विवाद क्या है? सिंधु नदी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु की सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर है। अब सिंधु और उसकी सहायक नदियां क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राकृतिक जो भी चीज़ें होती हैं वो राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत आए, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है, तो इसके जल के उपयोग को लेकर सिंधु नदी जल विवाद था। अब 1960 में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त रेमंड, एक व्यक्ति है रेमंड की मध्यस्थता यानी समझौता करवाने वाला व्यक्ति, इनकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। अब भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे? नेहरू जी, और पाकिस्तान से जनरल अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए। अब ये समझौता है क्या, इस पे बात करते हैं कि जो ये सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ जो है, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ, इनके 80% जल का उपयोग करेगा पाकिस्तान। कौन करेगा? पाकिस्तान। और बचा 20% जल का उपयोग करेगा भारत। समझ पा रहे होंगे, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% का उपयोग करेगा भारत। अब बची 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज, इसमें 80% उपयोग जो है वो करेगा भारत और 20% उपयोग जो है वो करेगा पाकिस्तान। तो ये कुछ सामान्य से फैक्ट है। सिंधु नदी जल विवाद अक्सर पूछा जाता है। 1960 में रेमंड की मध्यस्थता, रेमंड को नियुक्त किया विश्व बैंक ने। भारत की तरफ से थे नेहरू जी और पाकिस्तान से थे जनरल अयूब खान। क्या निर्धारित किया गया? सिंधु, झेलम और चिनाब 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% भारत। रावी, व्यास और सतलुज में 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान। तो आशा करता हूँ सिंधु नदी जल विवाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियों की, जिसमें झेलम की बात करें तो ये शेषनाग झील से निकलती है। उस मैप में आपने देखा होगा शेषनाग झील से निकलती है कौन सी? झेलम नदी। झेलम कश्मीर में कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कौन सी घाटी बनाती है? कश्मीर। ये जितनी भी घाटियां हैं इनको भी याद रखें, सुमेलित करने वाले में पूछ सकते हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, एक शहर है श्रीनगर। झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती है और जो कि है गोखुर झील है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पूर्व में हमने नदी स्थलाकृति की बात क्यों की, अब नाम आया गोखुर झील। इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि वुलर झील जो है किस प्रकार की झील है।
झेलम नदी कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य है। अब नौका गम्य क्या? जहां नाव चलती है। सिंपल सा है कि इसमें अनंतनाग से बारामूला तक नाव चलती है। किशनगंगा नदी जो है झेलम की सहायक नदी है। ये कुछ तथ्य हो गए झेलम नदी के बारे में। अब बात करें चिनाब नदी की। अब चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात की जाए तो किसका नाम आएगा? चिनाब नदी का। लंबाई इसकी है 1180 किलोमीटर। चिनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से निकलती है। दर्रा हम बात कर चुके हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के बीच का वो भाग, घाटीनुमा वो भाग जहाँ से नदियाँ निकलती है या मानवीय आवागमन होता है, वो दर्रे के अंतर्गत आती है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। नदियों के उपनाम आप अवश्य रूप से याद रखें, इनसे बहुत ही बारीक प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। अब चंद्रभागा नदी किलोंग घाटी का निर्माण करती है और झेलम नदी किसका निर्माण करती है? कश्मीर घाटी का। तो आप देख रहे होंगे हर नदी कोई न कोई घाटी का निर्माण कर रही है, तो घाटियां आपको याद रखनी है। बात कर रहे थे चंद्रभागा नदी किलोंग घाटी बनाती है। जुंग नामक स्थान पर चिनाब में झेलम आकर गिरती है। मतलब जुंग नामक स्थान जो है वहां पर चिनाब और झेलम नदियां आपस में मिल जाती हैं। आगे बात करें रावी नदी, तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब में मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है, आगे बात करें व्यास नदी, जिसको विपाशा नदी भी कहा जाता है। इसका पूर्व नाम था विपाशा नदी। अब व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? व्यास कुंड से उद्गम हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के पास धौलाधर पर्वत श्रृंखला को काट कर एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज हम समझ चुके हैं, गहरी घाटी क्या कहलाती है? गार्ज। तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन नदी? व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के पास धौलाधर पर्वत श्रृंखला को काटती है और एक गार्ज का निर्माण करती है। और ये कहाँ मिलती है? सतलुज में, पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। और व्यास कुल्लू व कांगड़ा घाटी का निर्माण करती है। तो सामान्य सी जानकारी हो गई व्यास नदी के बारे में। बात करें सतलुज नदी, उद्गम राकस झील तिब्बत, इसको राकस ताल भी कहते हैं। तिब्बत में राकस ताल या राकस झील के उससे सतलुज नदी का उद्गम होता है। सतलुज भारत में शिपकी ला दर्रे से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? शिपकी ला दर्रे से प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप पूरा याद रखना है। अब एक चीज़, कई सारे अभ्यर्थी कहते हैं सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल, यानी कम स्टडी मैटर में हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकें, ऐसा संभव नहीं है। आपको ये सारे तथ्य याद रखने हैं, तभी कहीं जाके आपको सिलेक्शन जो है वो श्योर हो पाएगा। बात करें व्यास और सतलुज नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध है। अब व्यास और ये सतलुज, यहाँ कौन सा बांध है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये कुछ बात हो गई सतलुज नदी की। तो ये हमने बात कर ली सिंधु नदी तंत्र की, जिसमें हमने जाना सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियों को, उनकी अवस्थिति हमने जानी। तो सिंधु नदी तंत्र के बाद हिमालयी नदियों में दूसरे स्थान पर आती है गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर कौन सा नदी तंत्र भारत का सबसे विशाल या बड़ा नदी तंत्र है, तो जवाब आना चाहिए गंगा नदी तंत्र। अब देखें, गंगा नदी तंत्र 5 प्रयाग बनाती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडार गंगा मिलती है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है। देव प्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी मिलती है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गंगा का उद्गम जो है वो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने पर गंगा नदी बनती है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर क्या बनती है? गंगा नदी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लें इसको। ये है अलकनंदा नदी।
अलकनंदा नदी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसमें धौली गंगा आकर मिलती है। अलकनंदा नदी ये मैं बना देता हूँ आपकी पूरी। धौली गंगा नदी यहाँ पर आकर मिलती है, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद इसमें नंदाकिनी आकर मिलती है, ये किस में मिल रही है? अलकनंदा में, ये बनता है नंद प्रयाग। इसमें पिंडार गंगा आकर मिलती है, ये बनता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा में मंदाकिनी आकर मिलती है, रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग, और ये इसमें भागीरथी आकर मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। तो ये कुछ पंच प्रयाग के बारे में जानकारी होगी, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। समझने जैसा कुछ विशेष है नहीं, आपको बस है जैसा जैसा इसको याद रखना है। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, भारत भूगोल को पढ़ते हुए जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उनके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हम अतिशीघ्र एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला निकालने वाले हैं, तो बस आप इनको देखते रहें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब गंगा नदी के बारे में कुछ तथ्य कि गंगा नदी की उत्पत्ति भागीरथी नाम से, गंगा नदी मूल उत्पत्ति नहीं है, भागीरथी नदी निकलती उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, ग्लेशियर यानी हिमनद। तो गंगा नदी जो है वो भागीरथी नाम से उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जवाब आना चाहिए हरिद्वार के पास से, हरिद्वार से प्रवेश करती है। हरिद्वार में जो गंगा नदी है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश करती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का रंग अलग अलग दिखाई देता है। अब देवप्रयाग जो है ये आप कह रही भागीरथी और ये है आपकी अलकनंदा। देवप्रयाग में इनका रंग क्या अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि भागीरथी नदी में बिलांगना नदी मिलती है और इसके संगम पर टिहरी बांध है। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ बिलांगना नदी मिलती है यहाँ पर टिहरी बांध है। क्या है? टिहरी, यहाँ पर टिहरी बांध है। अलकनंदा नदी का जल आपको मटमेला दिखाई देगा। अगर आप गूगल पर देखते हैं कि इनका समागम जो है वहाँ पर उसकी फोटोज आपको मिल जाएगी। इसका रंग मटमेला दिखाई देगा, इसका रंग आपको थोड़ा सा साफ दिखाई देगा। कारण यह है कि भागीरथी नदी पर जहाँ बिलांगना नदी आकर मिलती है वहाँ टिहरी बांध बनाया गया है, तो जल इस टिहरी बांध पर थोड़ा ठहर जाता है, जल की अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है और साफ जल आगे आता है। इसलिए भागीरथी का जल साफ और अलकनंदा का जल मटमेला दिखाई देता है। चूंकि अलकनंदा पर कोई भी बांध नहीं है इसलिए उसका रंग कैसा है? मटमेला है। तो ये फैक्ट्स है, इनको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको बस इनको एज इट इज याद रखना है। अब फरक्का के बाद गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और यहाँ संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। ये हम बात कर चुके हैं पंचप्रयाग वाले भाग में। गंगा हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में बहती है, ये भी चर्चा कर ली हमने। अब गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पुनः दोहरान करता हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। अब सबसे कम लंबाई पूछे तो झारखंड में। गंगा में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? रामगंगा। अब जब गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सी मिलेगी? रामगंगा। और सबसे अंतिम कौन सी मिलेगी? महानंदा। तो ये कुछ बात हो गई गंगा नदी के बारे में। देखिए, मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि भूगोल विषय में एक तो तथ्य होते हैं, दूसरा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है और तथ्य आपको है जैसे जैसे याद रखने हैं। तथ्य याद रखने के लिए आप रेखा चित्रों, मानचित्रों का सहारा ले सकते हैं। तो तथ्य आपको एज इट इज याद रखने हैं, बार बार पढ़ने पर आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। कोशिश ये करने की ट्रिक्स आपको कम बनानी है। तो बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की। तो ये अगर हम देखें तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये देख रहे होंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा नदियाँ मिलती हैं। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आप देखें तो इसमें चंबल, टोंस, कर्मनाशा, सोन और पुनपुन नदी मिलती है। और गंगा आगे जाकर जब ये
पश्चिम बंगाल में जाती है, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी में। और ब्रह्मपुत्र पद्मा नदी के साथ मिलकर जो है अरब सागर में अपना जल गिरा देती, नहीं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ब्रह्मपुत्र पद्मा के साथ मिलकर अरब सागर में अपना जल, नहीं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब बात करें गंगा में दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, इसमें सबसे पहली नदी है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई अक्सर पूछी जाती है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इसको। यमुना नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी, एक पर्वत चोटी जिसका नाम क्या है? बंदरपूंछ। यमुना नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होती है। हिमनद कौन सा है? यमुनोत्री। गंगा की जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम गंगोत्री से, और यमुना का कहाँ से हो रहा है? यमुनोत्री हिमनद से। अब यमुना नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ये कुछ फैक्ट्स है, इसमें कोई खास समझने वाली बात है नहीं है, एज इट इज़ आपको याद रखना है। अब यमुना नदी की सहायक, यमुना बहुत बड़ी नदी है, हमने पढ़ा कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी नदी है। अब नदी बड़ी कब बनती है? जब उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। अब चंबल, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं 3 हैं, चंबल, बेतवा और केन। तो बात करते हैं चंबल नदी की। तो चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, और चंबल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से बहती है। तो ये चंबल की कुछ जानकारी हो गई। अब चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिलती है। चंबल नदी उत्कात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जानी जाती है। उत्कात भूमि क्या है? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़, उत्कात या उबड़ खाबड़, क्योंकि अवनलिका अपर्दन करती है। अपर्दन वाले क्षेत्र में, अपर्दन वाले बिंदु में हम बात कर चुके हैं कि अवनलिका अपर्दन क्या है। ठीक है, अब बात करें बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला से निकल रही है। बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चंबल से मिलती है। अब बेतवा कहाँ मिल रही है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चंबल से मिल रही है। आगे बात करें, बेतवा नदी पर माता टीला बांध तथा राजघाट बांध है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चंबल, बेतवा, और फिर बात करेंगे केन। केन निकलती है कैमूर पहाड़ियाँ। ये हम सारी पहाड़ियाँ, पर्वत, ये भौतिक प्रदेश वाले हिस्से में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी की अवस्थिति आपको ज्ञात नहीं होता, वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से केन घाटी का उद्गम होता है। अब कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से केन नदी का उद्गम होता है, और नदी जोड़ो परियोजना में केन और बेतवा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें कि नदी जोड़ो परियोजना जो है उसको जब लागू किया गया तब केन और बेतवा नदी को सबसे पहले जोड़ा गया है। ये कुछ सामान्य से फैक्ट है। अब गंगा नदी की, यमुना नदी हो गई, उसकी सहायक नदी सबसे बड़ी थी, इसलिए हमने चंबल, केन, बेतवा इसका अध्ययन किया। अब दूसरी जो गंगा की सहायक नदी है वो नदी है आपकी टोंस, अथवा उसको तमसा नदी भी कहा जाता है। अब टोंस गंगा की सहायक है, और टोंस इलाहाबाद के समीप सिरसा में गंगा में मिलती है। ये सिरसा आपके हरियाणा वाला नहीं है, दूसरा स्थान है। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी गंगा की एक अन्य सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में त्रिशूल अथवा त्रिशंकु पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रिशूल, या उसको त्रिशंकु पहाड़ी कहा जाता है, वहाँ से जो है कर्मनाशा नदी निकलती है। बिहार के चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बात करें सोन, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और बिहार के दानापुर में, कहाँ? बिहार के दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। सोन की सहायक नदी रिहंद नदी है। अब सोन की अगर सहायक नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी है? रिहंद नदी, जिस पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। रिहंद बांध पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक जलाशय बना हुआ है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, बांध क्या होता है? ये कोई भी नदी बह रही है, इस पे एक कृत्रिम दीवार बनाकर बांध का निर्माण किया जाता है, और बांध है जो नदी के जलस्तर से ऊपर होता है, तो नदी का जल इसमें इकट्ठा होकर जलाशय बन जाता है।
जलाशय या इसको झील भी कह देते हैं। अगर इसका विस्तार अधिक है तो ये झील भी कह देते हैं इसको। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है और यहाँ पर एक जलाशय बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत सागर। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित अथवा कृत्रिम झील है। अब बांध प्राकृतिक रूप से तो है नहीं, कौन बनाएगा? मानव। तो ये जो जलाशय है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित अथवा कृत्रिम झील कहलाती है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बात करें अगर बाण सागर परियोजना से भी कभी अगर प्रश्न आ जाए कौन कौन से राज्यों की संयुक्त है, आपका जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब अंतिम रूप में है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी बिहार में पलामू जिले से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हुई गंगा की कुछ सहायक नदियों की बात। ठीक है, अब बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमने बात की थी कि हिमालय से जुड़ा हुआ हिमालयी नदियों का जो तंत्र है उसमें ब्रह्मपुत्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देख रहे होंगे कि ये पूर्वांचल भाग मैंने बनाया है इस तरफ, ये भारत की आउटलाइन है। अब बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैलाश मानसरोवर से निकल रही है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। अब यारलंग जांगपो कहते हैं, एक इसका अन्य नाम और है यारलंग जांगपो। यारलंग जांगपो इसको कहते हैं साथियों चीन में। उसके बाद ये यंगयप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, नामचा बरवा से मुड़ रही है, फिर इसके आकर सदिया के निकट असम में प्रवेश करती है और ये धुबरी से पश्चिम बंगाल में चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है और ये गंगा नदी और पद्मा नदी मिलकर डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ बातें कर ली जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, नदियों की लंबाई अधिकतर अलग अलग दी जाती है अलग अलग किताबों में, तो ये दूरी, लंबाई, ऊंचाई ये सब लगभग के अंतर्गत पढ़ते हैं और भारत में इसकी लंबाई लगभग 916 किलोमीटर है। अब ब्रह्मपुत्र 3 देशों से बहती है। आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, एक तो हो गया तिब्बत, चीन और हो गया भारत। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। सॉरी, ये चीन हो गया आपका, ये आपका हो गया भारत और यहाँ क्या हो गया? बांग्लादेश। तो कभी संख्या में भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कितने देशों से बहती है। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति चेमा युंगडुंग हिमनद या आंग सांग हिमनद से होती है। इसको चेमा युंगडुंग भी कहते हैं और आंग सांग क्या और क्या कहा जाता है? आंग सांग हिमनद भी कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हमने पढ़ लिए। सांगपो इसको कहा जाता है तिब्बत में, यारलंग जांगपो कहते हैं चीन में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र जो इसका नाम हम पढ़ रहे हैं वो इसको असम में कहा जाता है और जमुना कहते हैं इसको बांग्लादेश में। तो नदी वही है पर स्थान के अनुसार नाम जो है वो अलग अलग हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा बरवा पर्वत चोटी से भारत में प्रवेश करती है, भारत की ओर मुड़ती है और यंगयप दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये हो गया आपका नामचा बरवा। नामचा बरवा से ये मुड़ रही है भारत में ये, और दर्रा कौन सा है? यंगयप दर्रा। तो ये सभी आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। आगे बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी असम में पतली संकरी घाटी या इस पतली संकरी घाटी को रेम्प घाटी भी कहा जाता है। रेम्प घाटी से ये ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है, इसी कारण असम में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आती है। अब बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक नदी द्वीप है। अब नदी द्वीप मैंने आपको बताया था, जैसे कोई नदी है, इसकी धाराएं ये है, तो बीच में अगर कोई स्थल भाग रह जाता है तो ये कहलाता है नदीय द्वीप। तो इसी प्रकार का एक द्वीप है मंजुली द्वीप। मंजुली या इसको कई किताब मांजुली भी दे रखा है। मंजुली या मांजुली नदी द्वीप जो है द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चर्चा कर चुके नदी द्वीप क्या होता है। मंजुली द्वीप को 2016 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2016 में मांजुली जिला घोषित कर दिया गया और यह सबसे पहला
घोषित नदीय जिला है। उसके बाद बात करें, मंजुली द्वीप पर सोनवाल और देवरी जनजाति निवास करती है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं, पर आपको ध्यान रखना है। माजुली से पहले ब्राजील में अमेजन नदी जो है उसका मराजो द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप था। जब माजुली के बारे में हमने जाना, माजुली से पहले ब्राजील में अमेजन नदी पर मराजो द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप था। अब मराजो है दूसरे स्थान पर आ चुका है, पहले स्थान पर कौन है? मंजुली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र पर मयूर द्वीप भी स्थित है। और बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य अथवा नेविगेशन रिवर है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी वो नदी है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिस पर नौकाएं चलती हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार पर बहती है। पूछा जा सकता है कौन से पठार पर? तो तिब्बत के पठार पर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक नौकागम्य नदी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सदिया से धुबरी तक नौकागम्य, इसलिए इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये हम परिवहन वाले टॉपिक में और पढ़ेंगे, पर आपको यहां भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा है। दूरी पूछी जा सकती है और कहां से कहां तक स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये पूछा जा सकता है। आगे बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ पुल भी बने हुए हैं। पहला है भूपेन हजारिका पुल, बिहार में इस नदी पर स्थित है, जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया और इसका पूरा नाम है डोला सदिया पुल। क्या नाम है? डोला सदिया पुल। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का पहला पुल है। दूसरा, इस पर एक बोगीबिल पुल भी है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इससे क्या है कि कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.9 किलोमीटर लंबा एक पुल है जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। हाँ, कौन सा पुल किसको किससे जोड़ता है ये आप ध्यान रखें, किनके मध्य स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो बोगीबिल पुल जो है असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। अच्छा, ये पुल जो है इस पर रेल परिवहन भी है और सड़क परिवहन भी है। किस पर? बोगीबिल पुल पर। आगे बात करें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, तो ये है तिस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी। यहाँ यंगेप दर्रा दिख रहा होगा, यहाँ से भारत में प्रवेश की। यहाँ दिहांग या सिहांग, फिर दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में और लोहित नदी हो जाती है। फिर ये सदिया नामक स्थान है असम में, यहाँ से धनसिरी, कोपिली ये नदियाँ मिलती है और यहाँ अंतिम रूप से बराग नदी। तो एक बार आप इसको बना लेंगे तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। अब कुछ बातें जो इसके प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है। ये राष्ट्रीय चाय अनुसंधान के केंद्र जोराहट असम में स्थित है। यानी चाय पे जो अध्ययन किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, वो जोराहट असम में है। भारत की सबसे अम्लीय नदी कोपिली नदी है। अम्लीय यानी एक पीएच स्केल होता है, इसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल। इस पर 0 से लेके 14 तक डिजिट होती है और 7 जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रल, यानी जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अगर इससे कम जो आ रहा है मान तो वो अम्लीय होती है, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो भारत की सबसे अम्लीय नदी पूछी जाए तो कोपिली नदी का नाम आएगा। उसके बाद बात करें कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6, कौन सा? 6। इससे पहले हमने कौन सी बात की? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की। तो 6 जो है लखीपुर से बांगा तक बराग नदी पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू हिमनद से निकलती है, पूछा जा सकता है। सुंदरवन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। अब सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ मिलकर अपना जल समुद्र में गिराती हैं। डेल्टा अपन समझ चुके क्या होता है। तो सुंदरवन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, या मैंग्रोव वनस्पति, अनूप वनस्पति या ज्वारी वनस्पति पाई जाती है, जो कि इस प्रकार से आपको गूंथी हुई दिखेगी और जिनकी जड़ें बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। अब बराग नदी को सुरमा नदी भी कहते हैं और सुरमा नदी सुरमा घाटी बनाती है, जो कि असम में पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। यह आपकी सुरमा घाटी जलवायु वाले बिंदु में भी आएगी और जब हम खनिज संसाधन की बात करेंगे तब भी इसका उल्लेख होगा। तो हम बात कर चुके हैं हिमालयी अपवाह तंत्र में हम
तीनों अफवाह तंत्र पढ़ चुके हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों में एक तो इनकी अवस्थिति इंपॉर्टेंट है, नदियों का उद्गम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, आपको एज इट इज़ याद करने हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में और कुछ जो अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, और फिर आगे की कक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक, हमारे साथ बने रहें, और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।